गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि के अंतर्गत प्रयोगात्मक विधि में उसके गुण या लाभ या महत्व के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग अंतर्दर्शन विधि और निरीक्षण विधि हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ रहे थे प्रयोगात्मक विधि। जैसा कि आप जानते हैं, प्रयोगात्मक विधि का मतलब होता है नियंत्रित वातावरण में किया गया प्रयोग, ठीक ना। और इसके माध्यम से प्रकृति से प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रयोग है, प्रयोगात्मक विधि है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग चरण और या पद के विषय में भी पढ़ चुके थे कि प्रयोगात्मक विधि में कितने चरण हैं, किस प्रकार से हम प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। अब आज हम लोग प्रयोगात्मक विधि के या एक्सपेरिमेंटल मेथड के गुण या लाभ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके गुण हैं। सर्वप्रथम इसके गुण है परिस्थिति संबंधी आत्मनिर्भरता, अर्थात इसमें जो प्रयोगकर्ता होता है वो अपने प्रयोग के अनुसार परिस्थिति तैयार कर लेता है, ठीक ना। इसलिए इसको कहा जाता है कि नियंत्रित परिस्थितियाँ होती हैं इसमें। जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, प्रयोग करने वाला होता है, वो प्रयोग की दशाओं का स्वयं नियंत्रण करता है और स्वयं उसको तैयार कर लेता है। इसलिए इसको परिस्थिति संबंधी आत्मनिर्भरता कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है पूर्ण वैज्ञानिक विधि, यानी यह विधि जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि जो आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि के विषय में हम लोग पढ़े थे, तो उसमें एक आंतरिक रूप से आंतरिक रूप का या व्यवहार का प्रयोग होता था एक में, और एक बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या है कि यह पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि है, पूरी तरह से हम उसका संचालित करते हैं। प्रयोग करने के जितने भी चरण हैं उसको हम लागू करते हैं, जिसके कारण इसको पूर्ण वैज्ञानिक विधि माना गया है। इसलिए विधि के अनुसार प्रयोग करने से जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो ज़्यादातर शुद्ध होता है, विश्वसनीय होता है, ठीक। फिर है नियंत्रित परिस्थितियाँ। जैसा कि हम अभी बोले हैं कि स्वयं से प्रयोगकर्ता परिस्थितियाँ तैयार करता है, इसलिए जो प्रयोग की परिस्थिति होती है, प्रयोग करने की जो स्थिति होती है, दशा होती है, वातावरण होता है, वो पूरी तरह से प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होता है। दोहराना संभव, इसमें जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, वो जो भी प्रयोग करता है, ठीक ना, उसको पुनः या दोबारा उसको दोहरा सकता है, क्योंकि स्वयं वो पूरी तरह से सब चीज़ों को तैयार किया रहता है। इसलिए यदि कुछ अनछुए पहलू रह जाते हैं तो उस प्रयोग को वो दोबारा से दोहराकर पुनः वो प्रयोग कर सकता है, ठीक। अब है उद्देश्यानुसार समुचित प्रयोग योजना। पहले से प्रयोगकर्ता का उद्देश्य निर्धारित होता है, किस चीज़ पे प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है, तो पूरी तरह से वो पहले से प्री प्लानिंग कर लेता है, प्रयोग योजना तैयार कर लेता है, जिसके कई चरण हम लोगों ने पढ़े थे। वो है जिसके माध्यम से वो जो भी उसने उद्देश्य निर्धारित किया उसी के अनुसार वो प्रयोग करता है, ताकि जो परिणाम होता है वो सही आए, रिजल्ट जो है वो सही आए, ठीक। फिर है पशुओं पर प्रयोग। हम मानव पर बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, मानवीय व्यवहार का हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसके लिए
पशुओं पर भी प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप एडवर्ड थॉर्नडाइक है, ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है, सूझबूझ या इसके अधिगम के सिद्धांत इसको कहा जाता है, सीखने के सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसी तरह से B.F. स्किनर है, B.F. स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। B.F. स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। पेवलॉव जो थे, इवान पेवलॉव, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है, इवान पेवलॉव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर। और इसी तरह से कोहलर थे, कोफ्का और कोहलर, उन्होंने बंदर पे प्रयोग किया था, चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। तो इस तरह से इसमें पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मतलब सीखने की प्रक्रिया में पशु कैसे बार बार किस तरह का व्यवहार करते हैं उस पर अध्ययन किया जाता है। उसके माध्यम से फिर मानवीय व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पशुओं का प्रयोग होता है। उसके बाद कार्यकरण संबंधों का अध्ययन, कार्य कारण संबंधों का अध्ययन, यानी कि प्रयोगकर्ता जो है पहले जितने भी प्रायोगिक दशाओं के कारक हैं उन पे अध्ययन करता है। फिर उसके बाद इन कारकों से अध्ययन करने के पश्चात क्या परिणाम निकलता है, किस प्रकार से रिजल्ट आता है, उसका अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। और पूरी तरह से ये अध्ययन जो होता है वो शुद्धतापूर्ण होता है, ठीक है, शुद्धतापूर्वक अध्ययन किया जाता है। और समस्या से संबंधित विभिन्न कारकों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी कारक कारण होते हैं उनसे क्या व्यक्ति के व्यवहार पे प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है, ठीक। और उसके बाद कार्य के प्रभाव को जांचा जाता है, किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार पर इसका प्रभाव पड़ रहा है उसको जांचा जाता है। और इसमें ये है प्रयोग विधि में कि इसमें व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार, इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर दोनों का अध्ययन किया जाता है। जबकि अंतर्दर्शन में सिर्फ आंतरिक और निरीक्षण में सिर्फ बाह्य का अध्ययन होता है। जबकि इसमें जो है दोनों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार का भी और बाह्य व्यवहार का भी अध्ययन होता है। वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और संपूर्ण विधि, प्रयोग विधि, इसको वैज्ञानिक विधि मानते हैं, पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि है। कई टूल्स का या कई उपकरणों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, तो जो भी रिजल्ट आता है वो विश्वसनीय होता है, ठीक ना। पूरी तरह से संपूर्ण विधि इसको माना जाता है। जो भी निष्कर्ष निकलता है वस्तुनिष्ठ होता है, विश्वसनीय होता है। और ये विधि जो है पूरी तरह से संपूर्ण विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रयोगकर्ता जो है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। मानवीय व्यवहार का, पशुओं के आंतरिक और बाह्य व्यवहार का, हर प्रकार के व्यवहारों का ये अध्ययन करता है। इसलिए इसको मनोविज्ञान की संपूर्ण विधि माना गया है। तो इस प्रकार से प्रयोगात्मक विधि के ये कुछ गुण हैं जिसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगी, नोट्स तैयार कर लेंगी। अब इसके बाद इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि के दोष या कठिनाई, इसके विषय में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये है
प्रयोगात्मक विधि में कृत्रिम परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, क्योंकि ये विधि जो है ज़्यादातर प्रयोगशाला में होती है, ठीक ना, प्रयोगशाला में की जाती है। तो मानव की जो प्राकृतिक व्यवहार है, नेचुरल बिहेवियर पर अध्ययन न करके कृत्रिम बिहेवियर पर या आर्टिफिशियल बिहेवियर पर अध्ययन होता है। परिस्थितियाँ जो होती हैं वो प्रयोगकर्ता स्वयं उसको तैयार करता है, इसलिए सब कुछ कृत्रिम हो जाता है, जिससे कि मनुष्य जो है या मानव जो है, जो सब्जेक्ट है, जिस व्यक्ति पर अध्ययन किया जा रहा है, वो अपना प्राकृतिक व्यवहार या नेचुरल बिहेवियर प्रस्तुत नहीं कर पाता, ठीक ना। कुछ बनावटी चीज़ें सामने आ जाती हैं, जिसके कारण जो रिजल्ट होता है हो सकता है कि वो भ्रामक आए। दूसरा है विषय पात्र की रुचियों पर नियंत्रण कठिन, मतलब जिस व्यक्ति पर या जिस प्रयोज्य पर प्रयोगकर्ता अध्ययन कर रहा है, यदि हम प्रयोगकर्ता उस व्यक्ति की रुचि पर नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति की रुचि, आदत जो होती है वो स्वाभाविक होती है और वो जो भी व्यवहार करता है उसी के अनुरूप करता है। अब यदि वो रुचियों पर कोशिश करेगा नियंत्रण लगाने की, आदतों पर नियंत्रण लगाने की, तो प्रयोगकर्ता से ये संभव नहीं है। और ज़बरदस्ती यदि ऐसा करता है तो हो सकता है विषय पात्र जो है, सब्जेक्ट जो है, जिस पे या जो प्रयोज्य है, जिस पे प्रयोग किया जा रहा है, वो सहयोग न दे। कभी कभी प्रयोज्य जो है, व्यक्ति जो है, वो प्रयोगकर्ता के साथ असहयोग की भावना रखता है, जिसके कारण प्रयोगकर्ता के समक्ष प्रयोग करने में कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं। तो ये भी आवश्यक है कि इसमें सहयोग की समस्या उत्पन्न होती है। ये भी आवश्यक है कि इसमें सहयोग की होनी चाहिए, लेकिन इसमें असहयोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति या प्रयोज्य या उद्दीपन या इसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, वो व्यक्ति प्रयोगकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता या सहयोग स्थापित नहीं कर पाता, जिससे उसको प्रयोग करने में बहुत कठिनाई होती है। नेक्स्ट है संदिग्ध परिणाम। अब जब ये सब चीज़ें उत्पन्न होंगी, वातावरण कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल, और जिसके साथ साथ बिहेवियर भी आर्टिफिशियल होगा, विषय पात्र की रुचि पर नियंत्रण नहीं होगा, जो विषय पात्र है वो सहयोगी नहीं होगा, तो इससे जो परिणाम निकलता है वो संदिग्ध निकलता है, भ्रामक निकलता है। हो सकता है प्रयोगकर्ता जो भी रिजल्ट निकाले वो सही न हो। सामाजिक घटनाओं संबंधी समस्या। अब चूंकि ये प्रयोग जो है, प्रयोगात्मक विधि जो है, लैब में तैयार की जाती है, प्रयोगशाला में की जाती है, इससे जो समाज में घटित होने वाली घटनाएं हैं उससे वो रूबरू नहीं हो पाता। उन सामाजिक घटनाओं पर वो प्रयोग नहीं कर पाता, ठीक ना। समाज में होने वाली घटनाओं पर प्रयोग नहीं कर पाता, तो ये भी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार जो है वो कई चीज़ों से प्रभावित होता है। सामाजिक वातावरण से भी प्रभावित होता है, प्राकृतिक वातावरण से भी प्रभावित होता है, आपके घर के वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो ये सब चीज़ें समस्या उत्पन्न करती हैं जब हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। फिर है सीमित क्षेत्र की कठिनाई। सीमित क्षेत्र है क्योंकि हम प्रयोगशाला में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। विश्वसनीय जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाता है इसके माध्यम से। कई चीज़ें जो है वो प्रभावित करती हैं व्यवहार को, जो कि इसमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसके माध्यम से होने वाला प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। तो सीमित क्षेत्र में कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन नहीं हो पाता, इसलिए इससे भी जो रिजल्ट आता है वो इसके कारण भी संदिग्ध हो सकता है, भ्रामक हो सकता है, गलत हो सकता है।
ठीक है। तो कुल मिलाकर मूल्यांकन के रूप में यही हम कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक विधि जो है वो स्वाभाविक या प्राकृतिक नेचुरल बिहेवियर का अध्ययन ना करके एक आर्टिफिशियल माहौल तैयार करता है, उस पर वो अध्ययन करता है व्यक्ति विशेष पर। और कभी कभी जो व्यक्ति विशेष है वो प्रयोगकर्ता को सहयोग नहीं करता है, ठीक ना। कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, अपनी रुचि के अनुसार वो कार्य करता चला जाता है। जिस उद्देश्य से प्रयोगकर्ता आया है उसके ऊपर प्रयोग करने वो चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है। वो उद्देश्य जो जिस उद्देश्य से वो आता है प्रयोग करने के लिए वो उद्देश्य निराधार रह जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब कठिनाइयाँ प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत आती हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगी और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर तैयार करते चलिए। और जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो या कठिनाइयाँ हो वो मुझसे आप पूछिए, ठीक है। और जो मैं आपको नोट्स भेजती हूँ बुक के माध्यम से या रिटन, आप उसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते चलिए। धन्यवाद।